हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से अभी विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम रिटेल के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2 करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर है एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिटेल बैंकिंग कॉन्सेप्ट। तो रिटेल बैंकिंग कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई किया जाता है उसके बारे में है फ्रेंड्स। तो हमने पिछले लेक्चर में भी काफ़ी सारी डिटेल्स देखी थी और इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम देखने जो जा रहे हैं वो ये देखेंगे कि व्हाट आर द प्रोडक्ट मॉडल्स इन रिटेल बैंकिंग। तो रिटेल बैंकिंग में प्रोडक्ट मॉडल क्या अप्लाई किया जाता है, कौन कौन से प्रोडक्ट मॉडल अप्लाई किए जाते हैं। तो देखिए, बेसिकली रिटेल बैंकिंग में जो प्रोडक्ट होते हैं फ्रेंड्स वो आपके लायबिलिटी टाइप के हो सकते हैं या एसेट टाइप के हो सकते हैं या अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हो सकते हैं, जैसे एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। तो उन्हीं के बारे में फ्रेंड्स हमको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, तो शुरुआत करें फ्रेंड्स। देखिए, प्रोडक्ट मॉडल्स इन रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सेलिंग मल्टीपल रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू मल्टीपल कस्टमर थ्रू मल्टीपल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू अर्न द प्रॉफिट। तो अगर हम देखें कि रिटेल बैंकिंग क्या होती है, रिटेल बैंकिंग प्रोसेस क्या होती है, तो इसमें हमें क्या करना होता है, सेलिंग करनी होती है मल्टीपल रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को, यानी डिफरेंट देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मल्टीपल रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को मल्टीपल कस्टमर्स को और मल्टीपल चैनल्स के थ्रू हम मतलब सेल करने की कोशिश करते हैं। यही हमारा बेसिक यहाँ पर एम होता है। तो रिटेल बैंकिंग इज अ प्रोसेस जहाँ पर हम सेलिंग करते हैं मल्टीपल रिटेल बैंकिंग के जो प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं उनको मल्टीपल कस्टमर्स को थ्रू मल्टीपल चैनल्स। ठीक है, तो मल्टीपल रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट में आपके करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडी वगैरह सारा कुछ हो जाएगा। एटीएम, डेबिट कार्ड, ये सारे मल्टीपल प्रोडक्ट हो गए रिटेल बैंकिंग के। मल्टीपल कस्टमर में आपका हो जाता है फ्रेंड्स, आपका इंडिविजुअल कस्टमर हो सकता है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर हो सकता है या फिर स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज को भी हम दे सकते हैं। तो वो हो गए मल्टीपल कस्टमर्स हो गए। और उसके बाद में तीसरा होता है आपका मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जो है मल्टीपल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें आपका हो सकता है आपका इंटरनेट बैंकिंग हो गई, मोबाइल बैंकिंग हो गई और उसके बाद में आपका जो ब्रांचेज होती हैं। तो ये मल्टीपल चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। इसी के बारे में हम फ्रेंड्स यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं पूरे डिटेल में आगे चल करके। तो डिमांड इज क्रिएटेड थ्रू डाइवर्स टारगेट मार्केट एंड प्रोपोर्शनल टैक्टिक्स सेटिस्फाइंग कस्टमर्स नीड्स एंड वांट्स। तो डिमांड कैसे क्रिएट होती है रिटेल बैंकिंग में फ्रेंड्स, डाइवर्स टारगेट मार्केट के थ्रू, यानी कि हम जो मार्केट है हमारी वो डाइवर्सिफाइड होती है, उसको जब टारगेट करते हैं और हम प्रमोशनल टैक्टिक्स यूज करते हैं, डिफरेंट टैक्टिक्स यानी टेक्निक यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन करने में। और किस तरीके के प्रोडक्ट हम जो है यहाँ पर एडवर्टाइज कर रहे होते हैं, प्रमोट कर रहे होते हैं, जो कि कस्टमर्स की नीड को जो है और वांट को सेटिस्फाई कर सके। तो उसकी कोशिश जब हम करते हैं तभी डिमांड क्रिएट होती है रिटेल बैंकिंग में। तो रिटेल बैंकिंग इन इंडिया, हमारे देश में रिटेल बैंकिंग जो है करेक्टराइज बाई मल्टीपल प्रोडक्ट्स, मल्टीपल चैनल्स एंड मल्टीपल कस्टमर ग्रुप्स। ठीक है, तो हमारे देश में रिटेल बैंकिंग कैसे करेक्टराइज किया जाता है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, मल्टीपल चैनल्स हैं और मल्टीपल कस्टमर ग्रुप हैं, विच आर कस्टमाइज एंड पर्सनलाइज टू सूट द नीड्स ऑफ वेरियस कस्टमर सेगमेंट। तो इन चीज़ों को जो है पर्सनलाइज और कस्टमाइज किया जाता है ताकि कस्टमर के जो डिफरेंट सेगमेंट हैं उनकी नीड को फुलफिल किया जा सके। अब मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो है उसमें कौन कौन से आ जाएंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ डिपॉजिट और करंट अकाउंट हो गए, है ना। डिफरेंट जो आपके मल्टीपल प्रोडक्ट की हम बात किए हैं यहाँ पर, अभी हमने बात की कि रिटेल बैंकिंग में मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, मल्टीपल चैनल होते हैं, मल्टीपल कस्टमर होते हैं। तो उसी के बारे में फ्रेंड्स यहाँ पर बात हो रही है कि जो मल्टीपल प्रोडक्ट होता है उसमें इंक्लूड होता है वेरियस टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डिपॉजिट और अकाउंट्स होते हैं, क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स होते हैं, लोन होता है, पर्सनल लोन, ऑटो लोन, हाउसिंग लोन, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड। ये सारे जो है मल्टीपल रिटेल बैंकिंग के प्रोडक्ट हो गए आपके। ठीक है, उसके बाद में मल्टीपल चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या आता है, इंटरनेट बैंकिंग हो जाएगी, मोबाइल बैंकिंग हो जाएगी, बैंकिंग आउटलेट्स मतलब ब्रांचेज हो जाएंगी, आपका एटीएम मशीन वगैरह भी, जो हमारी एटीएम अलग से जो हम एटीएम बनाते हैं वो भी जो है हमारा एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ही होता है फ्रेंड। ठीक है, द मल्टीपल कस्टमर ग्रुप्स में इसमें क्या क्या आते हैं, इंडिविजुअल कस्टमर हो सकते हैं या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर हो सकते हैं, जिसमें सैलरीड क्लास हो सकता है या एम्प्लॉयड क्लास हो सकता है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड क्लास भी हो सकता है ना। माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज भी हमारे जो है इसमें मल्टीपल कस्टमर ग्रुप में पार्ट बनती हैं। दो इसेंशली रिटेल, अगर हम इसेंशियली देखें तो रिटेल जो होता है आपका, उसमें एसेट और लायबिलिटी प्रोडक्ट ही जो है मेनली बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग में जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो रिटेल एसेट और रिटेल लायबिलिटी वाले प्रोडक्ट से मिलकर के बनता है। लेकिन अभी ट्रेंड चेंज हो गया है रिसेंट ईयर में और मार्केटिंग ऑफ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट हैज इमर्जेड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द रिटेल बैंकिंग इनिशिएटिव ऑफ बैंक। तो अभी क्या हुआ है, चेंजेस क्या है रिसेंट ईयर में कि थर्ड पार्टी जो प्रोडक्ट हैं उनकी मार्केटिंग जो है एक इम्पॉर्टेंट जो है मतलब पार्ट बन गई है रिटेल बैंकिंग इनिशिएटिव
का, ठीक है। पहले क्या होता था कि बेसिकली हम क्या करते थे, रिटेल के एसेट और लाइबिलिटी वाले प्रोडक्ट ऑफर करते थे, हम थर्ड पार्टी प्रोडक्ट पर उतना फोकस नहीं किया करते थे। लेकिन अभी ट्रेंड चेंज हो गया है और हम थर्ड पार्टी प्रोडक्ट पर भी हम ध्यान देना शुरू कर दिए हैं। अब आता है आपका फ्रेंड्स टाइप ऑफ रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट। रिटेल बैंकिंग के जो प्रोडक्ट हैं उसके टाइप हैं, तो लाइबिलिटी वाले प्रोडक्ट होंगे, एसेट टाइप के प्रोडक्ट होंगे, अदर प्रोडक्ट और सर्विसेज होंगे। फ्रेंड देखिए ये ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है ना, ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है कि रिटेल बैंकिंग का प्रोडक्ट या तो लाइबिलिटी प्रोडक्ट होगा, या तो एसेट प्रोडक्ट होगा, या अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आएंगे फ्रेंड्स। क्योंकि ये ब्रॉडर एस्पेक्ट है आपका, जिसमें से लाइबिलिटी प्रोडक्ट को फ्रेंड्स हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे और एसेट प्रोडक्ट और अदर सर्विसेज को हम अगले लेक्चर में ही कवर कर पाएंगे फ्रेंड्स। ओके, तो एक बार फिर से देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए रिटेल बैंकिंग में हम क्या देख रहे हैं, प्रोडक्ट मॉडल्स इन रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग में प्रोडक्ट मॉडल क्या यूज होता है, तो रिटेल बैंकिंग प्रोसेस क्या होती है फ्रेंड। रिटेल बैंकिंग की जो प्रोसेस ऑफ सेलिंग, यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेल करते हैं मल्टीपल रिटेल बैंकिंग के प्रोडक्ट को मल्टीपल कस्टमर ग्रुप को, है ना, मल्टीपल कस्टमर ना कहिए, मल्टीपल कस्टमर ग्रुप कहिएगा यहाँ पर, थ्रू मल्टीपल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के डिफरेंट चैनल है, उनके थ्रू जो है हम सेल करेंगे अपने प्रोडक्ट को, किस पर्पज से, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो वही आपका रिटेल बैंकिंग होता है फ्रेंड्स। ओके, इसमें डिमांड कैसे क्रिएट होती है फ्रेंड्स जो है रिटेल बैंकिंग में, तो हम क्या करते हैं, एक कस्टमर जो मार्केट होती है उसको जो है टारगेट करते हैं, अपनी प्रमोशंस करते हैं, प्रोडक्ट की प्रमोशन टैक्टिक्स अपनाते हैं और उसे प्रमोट करते हैं प्रोडक्ट को, और ऐसे प्रोडक्ट की हम प्रमोशन करते हैं जो कि कस्टमर की वांट और नीड को सेटिस्फाई कर सके। अब हमारे देश में रिटेल बैंकिंग को कैरेक्टराइज कैसे किया जाता है, तो रिटेल बैंकिंग इन इंडिया कैरेक्टराइज बाई मल्टीपल प्रोडक्ट, मल्टीपल चैनल और मल्टीपल कस्टमर ग्रुप्स, ठीक है। तो हमारे देश में जो रिटेल बैंकिंग है उसको कैरेक्टराइज किया जाता है, यहाँ पर मल्टीपल प्रोडक्ट होते हैं रिटेल बैंकिंग में, मल्टीपल चैनल होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात हो रही है फ्रेंड्स यहाँ पर, मल्टीपल कस्टमर ग्रुप होते हैं, ध्यान रखिएगा, मल्टीपल चैनल कस्टमर के ग्रुप होते हैं, विच आर कस्टमाइज एंड पर्सनलाइज टू सूट द नीड ऑफ वेरियस कस्टमर सेगमेंट। तो इन सभी चीज़ों को, जो मल्टीपल प्रोडक्ट हैं, मल्टीपल चैनल है, मल्टीपल कस्टमर ग्रुप्स हैं, इनको कस्टमाइज और पर्सनलाइज किया जाता है ताकि डिफरेंट कस्टमर के सेगमेंट है उनकी नीड को फुलफिल किया जा सके, सूट किया जा सके, ठीक है। अब हमने बात की कि मल्टीपल प्रोडक्ट होते हैं, मल्टीपल चैनल होते हैं और मल्टीपल कस्टमर ग्रुप होते हैं, तो उनके बारे में ही बात करें फ्रेंड। देखिए मल्टीपल प्रोडक्ट में क्या क्या आ सकता है, डिफरेंट टाइप के डिपॉजिट वाले अकाउंट हो सकते हैं, है ना, डिपॉजिट्स हो सकते हैं, मतलब फिक्स डिपॉजिट हो गया आपका, एफडी हो गया, करंट अकाउंट हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया, ये भी हो सकते हैं। उसके अलावा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, लोन में भी पर्सनल लोन, ऑटो लोन, हाउसिंग लोन, इंश्योरेंस का बिजनेस हो गया, म्यूचुअल फंड का बिजनेस हो गया, ये सारे जो है आपके प्रोडक्ट हो गए किसके, रिटेल बैंकिंग के मल्टीपल प्रोडक्ट की लिस्ट में ही आते हैं। मल्टीपल चैनल्स में क्या क्या आता है फ्रेंड्स, आपका इंटरनेट बैंकिंग ऑफर करता है बैंक, मोबाइल बैंकिंग ऑफर करता है, बैंकिंग आउटलेट्स यानी ब्रांचेज लगाता है, ब्रांचेज खोलता है, तो ये मल्टीपल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो गए जहाँ से अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मल्टीपल कस्टमर ग्रुप में फ्रेंड्स आपका आ जाता है इंडिविजुअल व्यक्ति, ज़्यादातर रिटेल में हम इंडिविजुअल को ही फोकस करते हैं, उसके अलावा माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज भी जो है हमारे ग्रुप सेगमेंट में आते हैं। इसके अलावा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर भी हो सकता है फ्रेंड्स, है ना, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर भी हो सकता है। इंडिविजुअल कस्टमर में ही सैलरी ग्रुप एक अलग हो जाता है, नॉन सैलरी जो अदर अर्निंग वाले हैं वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गए मल्टीपल कस्टमर के ग्रुप्स हो गए फ्रेंड्स। ओके, तो इसेंशियली जो शुरुआत में था वहाँ पर रिटेल में क्या होता था, केवल एसेट और लाइबिलिटी प्रोडक्ट हुआ करते थे, लेकिन अभी ट्रेंड चेंज हो गया और थर्ड पार्टी प्रोडक्ट भी इसमें शामिल कर लिए गए हैं। रिटेल बैंकिंग में थर्ड पार्टी प्रोडक्ट को भी अब जगह दे दी गई है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे अगला कि रिटेल बैंकिंग के जो डिफरेंट प्रोडक्ट के टाइप हैं वो कौन कौन से हैं। तो लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स होते हैं रिटेल बैंकिंग के, एसेट प्रोडक्ट होते हैं रिटेल बैंकिंग में, और अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज भी होती हैं रिटेल बैंकिंग में। अब देखिए आप कि हम शुरुआत करेंगे फ्रेंड्स, देखिए लाइबिलिटी प्रोडक्ट को हम इसमें पढ़ेंगे, बाकी के दो जो है हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे एसेट और इसको अदर सर्विसेज को अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो देखिए लाइबिलिटी प्रोडक्ट में क्या आता है फ्रेंड्स, देखिए बैंक के ऊपर जिम्मेदारी क्या होती है। बैंक के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करिए लाइबिलिटी और एसेट की, तो जो पैसा कस्टमर को वापस करना है वो बैंक के लिए लाइबिलिटी है ना, यही तो हुआ, लाइबिलिटी मतलब जिम्मेदारी होता है। तो जो पैसा अगर किसी कस्टमर ने करंट अकाउंट में पैसा डाला है तो वो बैंक की लाइबिलिटी है, क्योंकि उसे वापस करना पड़ेगा। सेविंग अकाउंट में रखा है उसे वापस करना पड़ेगा, फिक्स डिपॉजिट किया है उसे वापस करना पड़ेगा। अब लोन का जो पैसा है बैंक ने दिया हुआ है, क्या उसे कस्टमर को वापस करना है, तो नहीं करना है, तो ये एसेट होता है फ्रेंड्स। ओके, तो लाइबिलिटी प्रोडक्ट में हम इन्हीं की बात करेंगे, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, इन सब के बारे में बात करेंगे। हम ये भी देखेंगे कैसे कैसे इवोल्यूशन हुई है, मतलब इवॉल्व कैसे हुआ। पहले हम सिंपल प्रोडक्ट ऑफर करते थे, फिर धीरे धीरे हमने एड ऑन फैसिलिटी ऐड की ताकि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास आएँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स आर ऑफर्ड टू रिटेल बैंकिंग कस्टमर बेसिकली अंडर 3 स्पेसेस, ठीक है। तो रिटेल बैंकिंग जो प्रोडक्ट होते हैं वो 3 मतलब तरीके के हो सकते हैं। एक तरीके से आप समझिए, सेविंग अकाउंट ऑफर किया जाता है कस्टमर को,
करंट अकाउंट ऑफर किया जाता है और टर्म डिपॉजिट अकाउंट ऑफर किया जाता है। बेसिकली तीन मतलब उसमें हम ब्रॉडली अगर बांटना चाहें, है ना, तो लाइबिलिटी जो प्रोडक्ट हैं वो रिटेल बैंकिंग कस्टमर को बेसिकली तीन स्पेसेस में ऑफर किए जाते हैं। सेविंग अकाउंट हो जाता है आपका एक, करंट अकाउंट हो जाता है एक, और टर्म डिपॉजिट जितनी भी तरीके की एफडियां होती हैं वो सारी की सारी टर्म डिपॉजिट में रख ली जाती है। तो बेसिकली हम तीन स्पेसेस में कस्टमर को रिटेल बैंकिंग के प्रोडक्ट को ऑफर करते हैं। अटेम्प्ट्स आर मेड बाय बैंक टू एक्सपैंड द स्कोप ऑफ जेनरिक प्रोडक्ट फ्रॉम प्लेन वनीला अकाउंट टू वैल्यू इनरिच्ड अकाउंट। एक सेकंड रुकिए। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो मतलब बैंकर्स के द्वारा कोशिश ये की जा रही, बैंकों के द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि जो जेनरिक प्रोडक्ट हैं हमारे, जैसे करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, इनको जो है थोड़ा सा इनमें जो फीचर्स हैं उनको बढ़ाया जाए। तो प्लेन वनीला अकाउंट का मतलब बहुत सिंपल अकाउंट जिसमें कुछ ना हो, सिंपल सेविंग अकाउंट है और कुछ नहीं है, करंट अकाउंट है और कुछ नहीं है, मतलब कोई ऐड ऑन फीचर नहीं। सेविंग अकाउंट का काम क्या होता है, सिंपल से काम होता है, आप उसमें पैसे डिपॉजिट करेंगे, आपको 2%, 3%, 4% जो भी इंटरेस्ट मिलेगा, बात खत्म हो गई। वो उतना अगर है तो वो प्लेन वनीला अकाउंट हो गया। बट व्हाट बैंक इज ट्राइंग टू डू कि दे आर ट्राइंग टू इनहेंस द वैल्यू इनरिच अकाउंट ऑफर करने को कोशिश कर रहे हैं, मतलब कहने का उसमें कुछ ऐड ऑन फीचर देने की कोशिश कर रहे हैं। द डे ऑफ सिंपल फंक्शनल प्रोडक्ट्स आर गॉन। अब ये कह रहे हैं कि जो सिंपल फंक्शनल प्रोडक्ट मतलब जो सिंपल करंट अकाउंट है तो क्या है, खाते में पैसे डालो और निकालो और कोई इंटरेस्ट ना मिले, उस तरीके के प्रोडक्ट का समय अब जा चुका है। फंक्शनलिटी इज नाउ परसीव्ड टू इंक्लूड चेंज नीड। अब जो फंक्शनलिटी है उसको देखा जा रहा है कि जो चेंजेज हो रहे हैं उस चेंजेज की जो नीड है उसको इंक्लूड करने की कोशिश की जा रही है। अ सिंपल पासबुक एंड चेकबुक टू अ सेविंग अकाउंट आर पास नाउ। मतलब कहने का ये है कि केवल एक आपने कोई सेविंग अकाउंट खोला किसी कस्टमर ने तो उसको एक पासबुक दे दी और एक चेकबुक दे दी, ये पहले की बात थी, अब ऐसा नहीं होता है। अब आपको बिल्ट इन एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, मल्टी सिटी चेक हैज बिकम जेनरिक फीचर। अब क्या होता है, पहले सेविंग अकाउंट खुलता था तो उसको एक पासबुक पकड़ा दी हमने कस्टमर को, एक चेकबुक दे दी और काम हो गया। लेकिन अब ये दौर गुजर चुका है, वैसा नहीं होता। अब आपको अगर सेविंग अकाउंट किसी कस्टमर ने खोला है तो हमारी कोशिश रहती है कि उसको कम से कम सेविंग अकाउंट के साथ डेबिट कार्ड दे दें और मल्टी सिटी चेकबुक वगैरह भी ऑफर करने का ये अब जेनरिक फीचर हो चुके। मतलब जो पहले जेनरिक फीचर ये था मतलब 2000-2005 बाद में जो ये जेनरिक फीचर था, अब जो है 2020 में ये जेनरिक हो गया है कि अब आपको कस्टमर को अगर सेविंग अकाउंट खुलता है तो उसके साथ साथ ये चीज़ें तो आपको एड ऑन ऑफर करनी ही होती है। अब ऑफर कर रहे हैं तो इससे क्या होता है कि कस्टमर हमारे पास अट्रैक्ट होता है। इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग भी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना शुरू कर दिए। इसके अलावा मतलब कहने का करंट अकाउंट खोला तो पासबुक और चेकबुक तो पहले देते थे, अब ये सब तो देना ही है। उसके अलावा डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, है ना, क्रेडिट कार्ड भी ऑफर कर दीजिए। अगर मल्टी सिटी चेकबुक है तो वो ऑफर करनी होगी। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये सारी चीज़ें जो है अब सेविंग अकाउंट के साथ में ऑफर की जा रही है। तो देख रहे हैं कैसे इवॉल्व हो रहा है, कैसे जो है मतलब सिंपल जो ये नहीं है, जो यहाँ पर लिखा हुआ था कि अटेम्प्ट किया जा रहा है कि प्लेन वनीला अकाउंट को वैल्यू इनरिच्ड अकाउंट में बदलने की कोशिश की जा रही है। प्लेन वनीला अकाउंट क्या था, आपने सेविंग अकाउंट खोला, आपको एक पासबुक मिल गई और आपको एक चेकबुक मिल गई, ये प्लेन वनीला है। अभी क्या हुआ, नहीं, इसमें हमने डेबिट कार्ड भी ऑफर किया, अगर कस्टमर अच्छा है तो क्रेडिट कार्ड भी लगे हाथों ऑफर कर देते हैं, इंटरनेट बैंकिंग ऑफर की, मोबाइल बैंकिंग ऑफर की और मल्टी सिटी चेकबुक ऑफर की। तो देख रहे हैं मतलब कहने का कि फंक्शनलिटी को इन्हेंस करने की कोशिश की जा रही है। तो वही जो सिंपल फंक्शनल प्रोडक्ट के दिन जा चुके हैं, अब ऐसा नहीं रह गया, आपको चीज़ें जोड़नी पड़ रही हैं। द वैल्यू गेम हैज एक्सटेंडेड टू टैगिंग ग्रुप इंश्योरेंस प्रोडक्ट इन लाइफ एंड नॉन लाइफ स्पेस एट वेरी कंपिटेटिव प्रीमियम कंपोनेंट। अब ये कह रहे हैं कि इसके अलावा जो हमने ये सारी चीज़ें ऑफर की, उसके अलावा ग्रुप इंश्योरेंस प्रोडक्ट, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस का हो चाहे नॉन लाइफ इंश्योरेंस का हो, वो भी जो है ग्रुप इंश्योरेंस भी बैंक अब ऑफर करना शुरू कर दिए हैं। बहुत ही प्रीमियम कॉस्ट में ऐसा ऑफर, कंपिटेटिव कॉस्ट पर ऑफर किया जा रहा है। ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस एज वैल्यू एडिशन एंड ग्रुप हेल्थ पॉलिसीज एज फ्लोटर बेसिस कन्वर्टिंग द एंटायर फैमिली आर ऑफर्ड एज पार्ट ऑफ अकाउंट पैकेज। अब क्या हो रहा है कि सेविंग अकाउंट के साथ में ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वैल्यू एडिशन के लिए और ग्रुप हेल्थ पॉलिसी फ्लोटर बेसिस, मतलब जिसमें प्राइस वेरी करता रहता है, कवरिंग द एंटायर फैमिली, पूरी की पूरी फैमिली को कवर करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर ग्रुप लाइफ पॉलिसी के थ्रू पूरे सभी लोगों का लाइफ इंश्योरेंस करवाया जा रहा है, हेल्थ पॉलिसी के थ्रू सबका हेल्थ इंश्योरेंस करवाया जा रहा है। ये अकाउंट पैकेज का ही पार्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। कुछ बैंक इस चीज़ को अब ऑफर करने लगे हैं। फंड्स केप्ट इन अकाउंट्स आर नॉट अलाउड टू स्टे आइडल। अब पहले क्या था कि जैसे सेविंग अकाउंट में अगर आपके 10 करोड़ 20 करोड़ 5 करोड़, मान लीजिए करोड़ में तो खैर कोई नहीं छोड़ता है, एफडी करवा लेते हैं, पर 10 लाख 20 लाख 15 लाख रुपए पड़े होते थे आइडल, उसका कोई मतलब नहीं रहता था।
है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया है, फंड्स केप्ट इन अकाउंट्स आर नॉट अलाउड टू स्टे आइडल, अब उन्हें ऐसे नहीं रहने दिया जाता है। एंड अंडरटेक अकाउंट ट्रेवलिंग बाय मीन्स ऑफ स्वीप फैसिलिटी, तो अब स्वीप फैसिलिटी का कॉन्सेप्ट लाया गया है सेविंग अकाउंट में, है ना। तो स्वीप फैसिलिटी का कॉन्सेप्ट अगर आप लोग बैंक में काम करते हैं तो आइडिया होगा, अगर नहीं है तो मैं बताता हूँ आपको। देखिए, मान लीजिए किसी कस्टमर का सेविंग अकाउंट है, तो क्या होता है, मान लीजिए हमने लिमिट सेट कर दी कि 1 लाख रुपए तक अगर इस कस्टमर के खाते में रहेंगे तो उसके पैसे को हम सेविंग अकाउंट मानेंगे, और अगर 1 लाख रुपए से जितना भी ज़्यादा होगा उसको हम फिक्स अकाउंट वाला जो है फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट देंगे। अगर आप ये कॉन्सेप्ट देते हैं तो मान लीजिए इस कस्टमर के खाते में 60,000 रुपये हैं, अगर 60,000 रुपये हैं तब तो ये अंडर जो है 1 लाख ही है, तो सेविंग अकाउंट है। लेकिन मान लीजिए कस्टमर ने पैसे डिपॉजिट किए और अभी उसके खाते में 1,20,000 रुपये हो जाते हैं, तो जो 1 लाख रुपये है ये उसका सेविंग अकाउंट की तरह ट्रीट होगा, बाकी के जो 20,000 रुपये उसके एक्स्ट्रा हुए वो उसका फिक्स डिपॉजिट बन जाता है फ्रेंड्स। ओके, ये होती है स्वीप फैसिलिटी। मतलब कहने का कि 1 लाख से ऊपर का जो पैसा होगा वो 20,000 रुपये वो तुरंत ही उसके स्वीप मतलब फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में चले जाते हैं, और जब वो चाहे तो उसे निकाल भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये होता है स्वीप अकाउंट, मतलब एक जगह से स्वीप करके दूसरी जगह पहुंचता है, सेविंग अकाउंट से आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में पहुंच जाता है पैसा। अब अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए की आपने लिमिटेशन लगा रखी, किसी कस्टमर ने 2 लाख रुपए जमा किए, तो 1 लाख रुपए तो सेविंग अकाउंट में रहेगा, बाकी का 1 लाख रुपए उसके फिक्स अकाउंट में चला जाता है। तो इससे क्या होता है, उसको भाई कस्टमर को फायदा हो गया ना। अब ये 1 लाख पर एफडी का पैसा पा रहा है, इस 1 लाख पर केवल सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट पा रहा है। इसमें हो सकता है 4% मिल रहे हैं, हो सकता है इसमें 6%, 6.5 या जो भी ऑफर कर रहा हो बैंक वो मिल रहा होगा उसको, ठीक है। तो ये हो गया स्वीप फैसिलिटी का। तो अब कहने मतलब ये भी एक इन्हेंस्ड फीचर है। पहले देखिए सेविंग अकाउंट सिंपल होते थे, लेकिन अब देखिए एक ये भी टेक्निक लाई गई कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, कस्टमर को ल्यूर करने के लिए, कि भाई अगर आप हमारे यहाँ पर पैसा रखते हैं तो हम आपको स्वीप फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपको एक सर्टेन लिमिट तक ही सेविंग अकाउंट में पैसा रखना पड़ेगा, बाकी का पैसा ऑटोमेटिकली फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में चला जाता है। तो स्वीप फैसिलिटी भी अप्लाई ऑफर की जा रही है। दिस इंक्रीजेज द अर्निंग पोटेंशियल ऑफ द डिपॉजिट बैलेंस इन सेविंग अकाउंट। तो अब क्या होता है कि जो सेविंग अकाउंट में पैसा था उसका अर्निंग पोटेंशियल बढ़ गया भाई। जो स्वीप फैसिलिटी के तहत उसका जो 4% मिल रहा था, अब अगर वो एफडी में चला गया तो 6.5% या 9% जो भी मिल रहा हो उतना वो पाने लगा, तो उसका कमाई बढ़ गई। तो कस्टमर जो है हैप्पी तो होगा ही होगा इस फैसिलिटी से कि हाँ ठीक है, हमें स्वीप फैसिलिटी मिल गई, ये अच्छा है। इन केस ऑफ करंट डिपॉजिट आल्सो मोस्ट ऑफ द अबव फीचर्स आर बिल्ट इन। अब ये कहना है कि इसके अलावा जो करंट अकाउंट होते हैं फ्रेंड्स, उसमें भी जितनी बातें हमने सेविंग अकाउंट में की वो सारी बातें करंट अकाउंट में भी ऑफर की जाती हैं। तो हमने क्या क्या बातें देखी फ्रेंड्स, देखिए लायबिलिटी प्रोडक्ट में हमने देखा कि लायबिलिटी प्रोडक्ट बैंकों के लिए 3 स्पेसेस में ऑफर किए जाते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और टर्म डिपॉजिट अकाउंट। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ हम जब सेविंग अकाउंट के जितने भी फीचर की बात करेंगे वो सारे करंट अकाउंट में भी ऑफर किए जा रहे हैं, इस बात को दिमाग में रख करके चलना है। अब यहाँ पे बैंक कोशिश ये कर रहे हैं कि प्लेन वनीला अकाउंट यानी कि बहुत सिंपल अकाउंट जिसमें कुछ ऐड ऑन फीचर ना हो, उसकी जगह पर अब वैल्यू इनरिच्ड अकाउंट ऑफर करने की कोशिश की जा रही है। सिंपल फंक्शनल प्रोडक्ट के दिन जा चुके हैं, अब जो है फंक्शनलिटी को चेंज होने की जरूरत है ताकि कस्टमर की नीड को फुलफिल कर सके। एक अकाउंट सेविंग अकाउंट खोलने पर सिंपल पासबुक और जो चेकबुक ऑफर की जाती थी अब वो ऐसी बात नहीं रह गई है। अब सेविंग अकाउंट खोलने पर या करंट अकाउंट खोलने पर भी सिंपल आपको पासबुक और चेकबुक से काम नहीं चलता है, उसके अलावा एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मल्टी सिटी चेकबुक, ये सारे इसके जेनरिक फीचर हो गए, यानी देने ही देने होते हैं। इसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग ऑफर करिए, मोबाइल बैंकिंग भी ऑफर करना होता है, अब सेविंग अकाउंट हो चाहे करंट अकाउंट हो सब में, ठीक है। द वैल्यू गेम हैज एक्सटेंडेड, इसके अलावा इंश्योरेंस भी ऑफर किया जा रहा है, ग्रुप इंश्योरेंस ऑफर किया जा रहा है, पूरी की पूरी फैमिली को लाइफ इंश्योरेंस में कवर करने की कोशिश की जा रही है, उनकी हेल्थ पॉलिसी दी जा रही है उनको अकाउंट पैकेज में। यानी किसी ने सेविंग अकाउंट खोला, जो अच्छे बैंक है वो क्या कर रहे हैं, ग्रुप इंश्योरेंस पूरी की पूरी फैमिली को इंश्योरेंस कवर भी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बात जो है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट दोनों के लिए है। जो फंड होता है उसे अकाउंट में मतलब ऐसे आइडल नहीं पड़े रहना देना है, बल्कि ये ट्रेवल करता रहता है स्वीप फैसिलिटी के तहत, कहाँ से, सेविंग अकाउंट से फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में। तो स्वीप फैसिलिटी के बारे में मैंने आपको बताया कि मान लीजिए किसी बैंक ने कहा कि 10,000 रुपये तक का पैसा जो है उस सेविंग अकाउंट को माना जाएगा, 10,000 से ऊपर जो भी आप जमा करेंगे वो फिक्स डिपॉजिट का अकाउंट बन जाएगा या फिक्स डिपॉजिट में चला जाएगा।
तो अगर किसी कस्टमर ने 50,000 रुपये खाते में मेंटेन कर रखे हैं तो 10,000 रुपये उसका जो है सेविंग अकाउंट का हो गया, बाकी के जो 40,000 रुपये बचते हैं फ्रेंड्स वो आपका एफडी की तरह काम करते हैं। इन दिस केस अब इससे क्या होता है कि भाई जो कस्टमर है उसको प्रॉफिट ज़्यादा होता है। ये करंट अकाउंट में भी ये फैसिलिटी, ये सारी फैसिलिटी जिनकी मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ये करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट दोनों के लिए है। अब इन केस ऑफ करंट डिपॉजिट में मोस्ट ऑफ द अबव फीचर्स आर बिल्ट इन, मतलब करंट डिपॉजिट अकाउंट में भी ये सारी की सारी बातें होती है जो कि सेविंग अकाउंट में होती हैं। इन एडिशन इसके अलावा सम, मतलब करंट अकाउंट में जितनी हमने बातें पढ़ी वो तो पढ़ी ही, उसके अलावा सम बैंक्स ऑफर ऑटो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज स्ट्रक्चर एज पार्ट ऑफ पैकेज। तो कुछ बैंक क्या करते हैं, ओडी की फैसिलिटी ऑटोमेटिकली ही प्रोवाइड कर देते हैं करंट अकाउंट खोलने पर ही, यानी करंट अकाउंट खोला तो उस पर ओडी भी दे रखी ऑटोमेटिक ही, उसमें कस्टमर को अलग से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इन ऑलमोस्ट ऑल द पब्लिक सेक्टर बैंक सेविंग बैंक विथ अकाउंट एटीएम आर ऑफर्ड एज स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। तो जितने भी पीएसबी हैं सभी के सभी पीएसबीज में जो सेविंग अकाउंट होता है उसमें डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड जो है स्टैंडर्ड एंट्री लेवल प्रोडक्ट के तौर पर ऑफर किया जाता है, यानी कि अगर आपने सेविंग अकाउंट खोला तो आपको एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड जो है दे ही दिया जाता है, यानी एंट्री लेवल मान ली गई है कि मिनिमम इतना तो देना ही देना है। स्विफ्ट फैसिलिटी एंड एड ऑन लाइफ इंश्योरेंस हेल्थ कवर आर ऑफर्ड ओनली इन सम बैंक्स। अब देखिए जो हमने स्विफ्ट फैसिलिटी की बात की, जो आपको समझाया मैंने कि 1 लाख रुपए से ऊपर होगा या 10,000 से ऊपर होगा तो वो बाकी फिक्स डिपॉजिट की तरह ट्रीट होता है, वो फैसिलिटी सभी बैंकों में नहीं होती, केवल सम बैंक्स में अवेलेबल है। जो लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस ग्रुप में दे रहे थे वो भी सभी बैंकों में नहीं अवेलेबल है, कुछ ही बैंकों में अवेलेबल है। सुपर सेविंग अकाउंट विथ वैल्यू विकेट फॉर हाई वैल्यू कस्टमर्स आर आल्सो ऑफर्ड बाई सम बैंक विथ स्पेसिफिक ब्रांड नेम्स। तो ये कह रहे हैं कि इसके अलावा सुपर सेविंग अकाउंट भी कुछ बैंक ऑफर करते हैं जिसमें हाई वैल्यू जो कस्टमर होते हैं जिनके पास में ज़्यादा पैसा होता है उनको सुपर सेविंग अकाउंट ऑफर किया जाता है, ठीक है, उसमें और वो भी किसी स्पेसिफिक नाम से जो है ब्रांड नेम, जैसे एसबीआई का भी कुछ नाम होगा, ऐसे ही पीएनबी में भी कुछ नाम होगा, ऐसे ही कैनरा बैंक में भी कुछ नाम होगा। तो सुपर सेविंग अकाउंट जो होते हैं फ्रेंड्स जो है वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को ऑफर किए जाते हैं और ये स्पेसिफिक ब्रांड नेम से ऑफर किए जाते हैं। इन करंट अकाउंट आल्सो द अबव फैसिलिटीज आर ऑफर्ड। तो करंट अकाउंट में भी ये फैसिलिटीज ऑफर की जाती है जो हमने ऊपर बात की। इन एडिशन करंट अकाउंट विथ फिक्स ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज ऑफर्ड बाई मोस्ट ऑफ द बैंक। इसके अलावा करंट अकाउंट विथ फिक्स ओडी फैसिलिटी है ना, तो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी के साथ में भी ऑफर किए जाते हैं करंट अकाउंट कई सारे बैंकों में। इन ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक इन एडिशन टू स्टैंडर्ड सेविंग अकाउंट एड ऑन लाइफ कवरेज ऑफर। तो जो पुराने प्राइवेट सेक्टर के बैंक है फ्रेंड्स उसमें स्टैंडर्ड जो सेविंग अकाउंट आपने खोला उसके साथ साथ में लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑलरेडी ऑफर की जाती है। इन करंट अकाउंट आल्सो द फैसिलिटीज ऑफर्ड बाई पीएसबीज आर ऑफर्ड बाई देम आल्सो। तो जो करंट अकाउंट में जितनी भी फैसिलिटी पब्लिक सेक्टर बैंक द्वारा दी जाती है वो सारी फैसिलिटी जो है ओल्ड सेक्टर प्राइवेट बैंक द्वारा भी, प्राइवेट सेक्टर ओल्ड बैंक द्वारा भी दी जाती है। न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक ऑल द अबव प्रोडक्ट्स आर ऑफर्ड बाय देम एंड द सेम इज द केस विद द फॉरेन बैंक्स आल्सो। तो चाहे ओल्ड जनरेशन के बैंक हो, चाहे नई जनरेशन का प्राइवेट बैंक हो, चाहे फॉरेन बैंक हो, सारी के सारे फीचर जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं फ्रेंड्स सेविंग अकाउंट से रिलेटेड या करंट अकाउंट से रिलेटेड वो सभी बैंकों में ऑफर किए जाते हैं। इफ़ वी स्कैन द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अक्रॉस बैंक, अगर हम जो सभी बैंकों के प्रोडक्ट और सर्विसेज को लें और उसको एक कायदे से स्टडी करें, है ना, मतलब स्कैन करें, वही मतलब स्टडी करें, द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अमंग बैंक इज वेरी थिन। तो जो प्रोडक्ट के बीच में अंतर है वो बहुत ही बारीक सा है, मतलब बहुत ज़्यादा अंतर करना मुश्किल हो जाता है। ओनली वैल्यू डिफरेंशिएशन इज की फैक्टर अक्रॉस बैंक्स एंड टेक्नोलॉजी प्रोसेस एंड डिलीवरी इफिशियंसी सेपरेट द मैन फ्रॉम बॉयज़। तो कह रहे हैं मतलब कि जो अगर किसी भी, मान लीजिए आपको सेविंग अकाउंट खुलवाना है तो आपने सोचा कि एसबीआई में खुलवाएं या कैनरा बैंक में खुलवाएं, मान लीजिए एग्जांपल के लिए, तो अगर आप सेविंग अकाउंट दोनों बैंकों का कंपेयर करोगे तो आपको बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस आएगा। हो सकता है यहाँ 3.95 ऑफर किया जा रहा हो, वहाँ 4 पॉइंट समथिंग ऑफर किया जा रहा हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो डिफरेंस, मेजर डिफरेंस आता कहाँ से है? मेजर डिफरेंस आता है फ्रेंड्स वहाँ पे टेक्नोलॉजी कैसी है किसी बैंक की, क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं, और डिलीवरी इफ़िशियंसी कैसी है, मतलब कितनी जल्दी प्रोडक्ट को ऑफर कर दे रहे हैं। इसी जगह पर मेन और बॉय में डिफरेंशिएशन, मेन का मतलब बड़े खिलाड़ी और छोटे खिलाड़ी में यहीं पर अंतर खड़ा होता है कि क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, क्या प्रोसेस फॉलो हो रही है, डिलीवरी इफिशियंसी कैसी है। एक एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए केनरा बैंक है और HDFC बैंक है, मैं प्राइवेट और गवर्नमेंट का कर देता हूँ, केनरा वाले नाराज़ नहीं होंगे क्योंकि सरकारी बैंकों में थोड़ा सा डिले होता ही है। अब हम मान लीजिए हमारे बैंक केनरा में आपने करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट खोलना है तो मान के चलिए कम से कम 3 दिन तो लगेगा ही लगेगा,
जबकि अगर आपने HDFC में यही काम करवाना हो सकता है वो एक ही दिन में जो है आपके घर पे भी आएंगे, खाता भी खोलेंगे, डेबिट कार्ड भी देंगे, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, सारा कुछ। और अगर आपको कोई क्वेरी भी होगी, कोई क्वेश्चन भी होगा, तो जो इसका एग्जीक्यूटिव होगा वो आपको आंसर कर पाएगा। उसी जगह पर अगर हम PSB कह दें, यहाँ पर केनरा बैंक नहीं कहूँगा, किसी भी दूसरे पब्लिक सेक्टर बैंक में जाएंगे तो जो अकाउंट खोलने में टाइम काफ़ी लगेगा। पहली बात तो हो सकता है 6-7 दिन भी लग जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप गए तो पता चला आज सर्वर नहीं है, कल कुछ और प्रॉब्लम है, इवन जेन्युइन प्रॉब्लम है। वी आर बैंकर्स, वी आल्सो नो कि सिस्टम हम हमेशा चलता नहीं होता है, कभी कुछ ख़राब होता है, कभी कुछ ख़राब होता है। इसके चक्कर में हम परेशान रहते हैं। दूसरी बात, स्टाफ का भी बहुत ज़्यादा क्रंच रहता है। यहाँ पर स्टाफ का थोड़ा सा ये आउटसोर्सिंग का काम करते हैं बैंक वाले। प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या करते हैं, आउटसोर्सिंग का ज़्यादा यूज करते हैं, तो वो काम ज़्यादा जल्दी निपटता है। यहाँ पर एक ब्रांच में पता चला कि 3 लोग हैं और 3 लोगों के ऊपर 150 तरीके के काम होते हैं। आप ही को सब कुछ देखना है। आपने ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM में कैश लोड करना, लोन का अकाउंट भी आप ही खोलेंगे, रिकवरी भी आप ही कर देंगे। मतलब मैं बस गिना रहा हूँ कि आप बस देखते जाइए, सारे काम इन्हीं को ही करने हैं। जबकि प्राइवेट सेक्टर बैंक में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर अगर इस एग्जीक्यूटिव पर्सन को अगर अकाउंट खोलने का काम दिया गया तो फिर वो उसका काम सिर्फ अकाउंट ओपन करना है, और उसे टारगेट भी दिए जाते हैं, इवन उसे टारगेट दिए जाएंगे, लेकिन उसे सिर्फ एक ही चीज़ देखनी है। यहाँ पर तो एक ही आदमी डाइवर्स इन्वायरमेंट में काम करता है, तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अब यही है कि मतलब टेक्नोलॉजी क्या यूज हो रही, प्रोसेस क्या यूज हो रही, और डिलीवरी की एफिशिएंसी कैसी, उसी बेसिस पर ही मेन और बॉयज़ में डिफ्रेंशिएशन किया जाता है। किसी भी बैंक का नाम नहीं लिया है, उसे कैंसिल ही मानिएगा, नहीं तो लोग नाराज़ हो जाएं, पता चले कि सर हमारा बैंक ऐसा नहीं है, हम तो एक ही दिन में अकाउंट ओपन कर देते हैं। अगर ओपन करते हैं दैट्स गुड ना, अच्छी कस्टमर सर्विसेज है, इसीलिए कस्टमर हमारे पास आते हैं। ऑल बैंक्स ऑफर टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट विद प्रोविजन ऑफ मंथली, क्वार्टरली एंड क्युमुलेटिव इंटरेस्ट पेमेंट ऑप्शंस। ठीक है, तो जितनी भी FD होती हैं फ्रेंड्स, जितने भी बैंक हैं उनमें FD अगर आप चाहें तो मंथली बेसिस पर, क्वार्टरली बेसिस पर, या एक साथ में क्युमुलेटिव बेसिस पर इंटरेस्ट को ले सकते हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि जैसे मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए की FD करवाई हुई है और हर महीने अगर 2,000 रुपये का आपका इंटरेस्ट बनता है, तो अगर आप चाहें तो वो 2,000 रुपये का इंटरेस्ट अपने खाते में ले भी सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप उसी में ऐड होने दें। अब मतलब कहने का ये हुआ, हमने करंट अकाउंट पढ़ लिया, हमने सेविंग अकाउंट पढ़ लिया, अब हम फिक्स डिपॉजिट के कुछ फीचर्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। ओके, फिक्स डिपॉजिट बिल्ट विद द यूनिट ऑफ फिक्स अमाउंट आर आल्सो ऑफर्ड बाय बैंक्स। देखिए इस बात को ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर आपके पास आता है, तो जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर आपके पास आता है और वो बोलता है कि मेरे पास में फॉर एग्जांपल मान लीजिए उसका 3,40,000 रुपये हैं, ठीक है। वो बोलता है कि मतलब मुझे FD करनी है, मैं इंटरेस्ट कमाना तो चाहता हूँ, FD करना चाहता हूँ, लेकिन अभी क्या है कि हो सकता है कि मतलब 2 महीने बाद जो है मेरी मदर को ऑपरेशन करवाना है, तो उसके लिए मुझे पैसे भी निकालने पड़ेंगे। तो अब अगर मैं FD कर दूंगा तो उसे मुझे तोड़वाना पड़ेगा, है ना। और अगर मैं सेविंग अकाउंट में रख देता हूँ तो मुझे इंटरेस्ट कम मिलेगा। तो इसके बीच का क्या रास्ता हो सकता है फ्रेंड, तो इसके बीच का रास्ता ये हो सकता है कि ये जो 3,40,000 रुपये इसकी FD ही कर दी जाए, लेकिन उस FD में इंस्टॉलमेंट मतलब पैसे निकालने का फीचर दे दिया जाए। तो 3,40,000 की आप FD कर दीजिए, और अगर आप चाहें तो 10,000 रुपये निकाल सकते हैं, और 10,000 रुपये जब निकल जाएंगे तो बचेंगे जो 3,30,000 रुपये, वो आपका 3,30,000 FD ही रहेगा। फिर अगर आप 20,000 रुपये निकाल लेते हैं तो बचते हैं 3,10,000 रुपये, ये 3,10,000 रुपये आपका FD ही माना जाएगा। तो ये वाले फीचर की जो FD है उसकी ही यहाँ पर बात हो रही है फ्रेंड्स, कि फिक्स डिपॉजिट बिल्ड विद द यूनिट ऑफ फिक्स अमाउंट आर ऑफर्ड बाई बैंक्स। ठीक है, दिस इज इंटेंडेड टू इंजेक्ट एन अनफिक्स्ड कंपोनेंट इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट। इसमें क्या किया गया कि फिक्स्ड डिपॉजिट के अंदर अनफिक्स्ड कंपोनेंट को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई। इनेबल द डिपॉजिटर टू पार्शियली विड्रॉ, है ना। इसमें डिपॉजिटर को हम इनेबल कर रहे हैं, योग्य बना रहे हैं कि वो पार्शियल विड्रॉल कर सकता है विदाउट डिस्टर्बिंग द इंटायर अमाउंट, और पूरा का पूरा अमाउंट डिस्टर्ब किए बगैर, एंड रिजल्टेंट लॉस ऑफ इंटरेस्ट, और उसको इंटरेस्ट का लॉस भी नहीं होता है। आई होप ये वाला एग्जाम्पल बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अगर मान लीजिए आपके पास 2 लाख रुपए हैं, ठीक है, मान लीजिए आपके पास 2 लाख रुपए हैं और आपने FD करवा दी, और आपको जरूरत पड़े 50,000 रुपये की, तो कोई बात नहीं, आप उसे 50,000 रुपये विड्रॉ कर लिए, बीच में विड्रॉ कर लीजिए। अब ये जो FD थी 2 लाख रुपए की, उसमें से 50,000 रुपये आपने अकाउंट में से निकाल लिए, तो अब जो FD बची वो 1.5 लाख रुपए की बचती है फ्रेंड्स। ओके, तो ये उसी की बात हो रही है यहाँ पर फ्रेंड्स। ओके, तो फिक्स्ड डिपॉजिट विथ यूनिट्स ऑफ फिक्स्ड अमाउंट जो है ना, यूनिट ऑफ फिक्स्ड अमाउंट के साथ में बस ये है कि बैंक की अपनी अपनी कंडीशन होती है कि आप इतना पैसा एक बार में 10,000 या 20,000 या 50,000 इससे कम या ज़्यादा नहीं निकाल सकते, इतनी बार निकाल सकते, वो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है, पर फीचर यही है फ्रेंड्स। ओके, बैंक्स आल्सो ऑफर फिक्स्ड डिपॉजिट विथ बिल्ट इन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अब बैंक, काफ़ी सारे बैंक हैं जो FD के साथ में भी OD की फैसिलिटी अवेलेबल करवाते हैं, सो दैट इट बिकम मोर ऑफ अ कैश क्रेडिट अकाउंट
देन अ फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, तो ये क्या है, एक सीसी अकाउंट की तरह बिहेवियर करने लगता है भाई, क्योंकि आपके पास में एफडी है मान लीजिए 5 लाख रुपए की, और उस पर 2 लाख की आपको ओडी भी मिल गई है, तो ये एक सीसी अकाउंट की तरह व्यवहार करने लगता है। These product re-engineering measure are adopted by bank to enhance the comfort level of the term deposit account holder and offer convenience as a वैल्यू प्रोपोजिशन। तो इसमें जो ये री इंजीनियरिंग की गई है फ्रेंड्स, इन प्रोडक्ट की री इंजीनियरिंग की गई है इसलिए ताकि जो है कंफर्ट लेवल अच्छा हो जाए कस्टमर को, टर्म डिपॉजिट होल्डर को, जो कस्टमर है उसका कंफर्ट लेवल अच्छा हो जाए, उसकी कन्वीनियंस भी मिले भाई। अभी देखिए कितनी सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया नहीं 5 लाख रुपए आपके पास थे, और आपको ये नहीं पता है ना कि आपको 15 दिन बाद जरूरत पड़ेगी, 20 दिन बाद जरूरत पड़ेगी। अब आपने 5 लाख रुपए का अगर एफडी करवा दी और 1 साल के लिए करवा दी, और 1 साल से पहले अगर आपको तोड़ना पड़ गया तो 1% का जो है उल्टा लॉस हो जाता है ना, जो भी 1% 2% बैंक जो है पेनल्टी लगाते हैं, तो उसमें कस्टमर को फायदा ना होकर के नुकसान होता था। लेकिन अब मान लीजिए अगर ये 5 लाख रुपए की एफडी में से हम 2 लाख रुपए कभी भी निकाल सकते हैं, बाकी की 3 लाख की एफडी बनी रहेगी, तो एक तरीके से हमने कस्टमर को कंफर्ट दिया, कन्वीनियंस दी या नहीं दी, है ना। तो वही बात हो रही, ऑलमोस्ट ऑल द बैंक्स अक्रॉस सेक्टर्स ऑफर द एबव फैसिलिटी। तो जितने भी बैंक हैं फ्रेंड्स वो ज़्यादातर जो है ये फैसिलिटी ऑफर करते हैं। सम ऑफ द बैंक्स ऑफर एक्सीडेंटल लाइफ कवर फॉर टर्म डिपॉजिट। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कुछ बैंक होते हैं जो कि अगर आपने उनके यहाँ फिक्स डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट करवाया है तो लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं एक्सीडेंटल केसेस में, बट ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस कवर और हेल्थ कवर जो है नॉर्मली टर्म डिपॉजिट में ना ऑफर करके इसमें डिमांड डिपॉजिट में ऑफर किया जाता है, यानी करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में ऑपरेशनल रीजन की वजह से ऑफर किया जाता है। ये बात थोड़ा ध्यान रखना है कि जो आपका ग्रुप इंश्योरेंस है, ग्रुप इंश्योरेंस होता है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो, वो टर्म डिपॉजिट में ऑफर नहीं किया जाता है, जबकि टर्म डिपॉजिट में एक्सीडेंटल लाइफ कवर ऑफर किया जाता है, लेकिन ग्रुप इंश्योरेंस नहीं ऑफर किया जाता, चाहे लाइफ कवर का हो चाहे हेल्थ कवर का हो, क्योंकि ऐसा ऑपरेशनल रीजन की वजह से किया जाता है। ये बात हमें यहाँ पर ध्यान रखने वाली होती है। उसके बाद में फ्रेंड्स अब देखिए एक बार यहाँ पे फिर से डिस्कस कर लेते हैं। लाइबिलिटी प्रोडक्ट में मैंने ये आपको समझा दिया था। देखिए लाइबिलिटी प्रोडक्ट में हमने देखा कि जो बैंक के लाइबिलिटी प्रोडक्ट होते हैं फिर तो 3 स्पेसेस में ऑफर किए जाते हैं। सेविंग अकाउंट ऑफर करता है बैंक, करंट अकाउंट ऑफर करता है, टर्म डिपॉजिट ऑफर करता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर कोशिश यही की जाती है कि प्लेन वनीला अकाउंट की जगह पर वैल्यू एडेड जो है अकाउंट ऑफर किए जाएँ। सिंपल जो फंक्शन वाले प्रोडक्ट थे उनके दिन चले गए हैं। अब जो बैंक पहले सेविंग अकाउंट खोलते थे पासबुक और चेकबुक से काम चल जाता था, वो दौर अब नहीं रह गया है। कस्टमर को डेबिट कार्ड है ना, पासबुक, चेकबुक है ना, और सेविंग अकाउंट के साथ पासबुक, चेकबुक, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये सारी चीज़ें देनी होती हैं। तो वैल्यू गेम जो है कोशिश यही की जा रही है कि इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस स्पेसेस में भी ग्रुप इंश्योरेंस ऑफर किया जा रहा है। ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी जो है ऑफर की जा रही है अकाउंट पैकेज के साथ ही साथ में, यानी पूरी फैमिली को कवर करने की कोशिश भी की जा रही है। और फंड को आइडल नहीं रहने दिया जा रहा है। किसके तहत फ्रेंड्स? स्वीप फैसिलिटी के तहत। ये क्वेश्चन पूछा सकता है कि स्वीप फैसिलिटी की खासियत क्या होती है। तो इसमें क्या होता है कि फंड को जो है ऐसे पड़े नहीं रहने देते हैं। जब भी एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो पैसा जो है सेविंग अकाउंट से फिक्स अकाउंट में चला जाता है, जिससे कस्टमर को ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है और करंट अकाउंट में भी वो सारे फीचर मिलते हैं जो सेविंग अकाउंट में मिल रहे हैं। इसके अलावा करंट अकाउंट में कुछ बैंक जो है ओडी की फैसिलिटी भी ऑफर करते हैं। जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो सेविंग अकाउंट के साथ में डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड देते ही देते हैं। ये नॉर्मल एंट्री लेवल प्रोडक्ट हो गया है। लेकिन स्वीप फैसिलिटी और एड ऑन जो लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस का पैकेज है वो सभी बैंकों में नहीं ऑफर किया जाता, केवल कुछ ही बैंकों में ऑफर किया जाता है। जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हैं, जो जिनकी कमाई ज़्यादा है, उनको सुपर सेविंग अकाउंट ऑफर किया जाता है बैंकों के द्वारा और उनको स्पेसिफिक ब्रांड नेम से ऑफर किया जाता है। करंट अकाउंट में भी ये सारे फीचर अवेलेबल किए जाते हैं जो कि सेविंग में है। ठीक है, करंट अकाउंट में फिक्स ओडी यानी कि ओडी की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। प्राइवेट सेक्टर के बैंक हों चाहे जो है आपके अभी इस समय के जो है प्राइवेट सेक्टर के बैंक हो, चाहे नई जनरेशन के जो है पब्लिक सेक्टर चाहे पुराने प्राइवेट सेक्टर बैंक हो चाहे नए प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, सब में या फॉरेन बैंक हो, सभी में ये सारे फीचर अवेलेबल करवाए जा रहे हैं जितने भी हमने डिस्कस किए हैं। तो अब हमने जब सभी प्रोडक्ट को अगर सर्विसेज को हम कंपेयर करें तो डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो डिफ्रेंशिएशन कहाँ किया जाता है? टेक्नोलॉजी क्या है, प्रोसेस क्या फॉलो की जा रही है और डिलीवरी एफिशिएंसी कैसी है, यही डिफ्रेंशिएट करता है कि कौन बड़ा खिलाड़ी और कौन छोटा खिलाड़ी है। ठीक है, अब सभी बैंक अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एक साथ में अगर आप चाहें तो अपना इंटरेस्ट की पेमेंट ले सकते हैं। ये सारा ऑफर किया जा रहा है। इसके अलावा फिक्स डिपॉजिट विथ फिक्स्ड है ना, विथ यूनिट ऑफ फिक्स्ड अमाउंट वाला भी पैकेज अब ऑफर किया जा रहा है बैंकों द्वारा, जिसमें कस्टमर क्या होता है कि फिक्स्ड डिपॉजिट के साथ में
अनफिक्स्ड कंपोनेंट को इंक्लूड कर दिया गया है, जिससे बैंक क्या कर सकता है, अपने कुछ पैसे पार्शियल विड्रॉ कर लेता है और वो पूरे इंटायर अमाउंट को डिस्टर्ब नहीं करता है, जिससे उसको इंटरेस्ट का लॉस नहीं होता है। इसके अलावा ओडी की फैसिलिटी भी ऑफर की जा रही है फिक्स्ड डिपॉजिट के साथ में कुछ बैंकों के द्वारा। तो इस तरीके से अगर हम ओडी की फैसिलिटी ऑफर कर दे रहे हैं फिक्स्ड डिपॉजिट के साथ, तो ये सीसी अकाउंट जैसा व्यवहार करने लगता है, कैश क्रेडिट अकाउंट जैसा बिहेवियर करने लगता है। अब देखिए, जिस समय हो सकता है मैं ये पढ़ा रहा हूँ, आप यहाँ पर ध्यान ना दें, लेकिन वहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, ये पूछेगा कि एक फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट बैंक ऑफर कर रहा है और उसके साथ में ओडी की फैसिलिटी भी ऑफर हो रही है, तो अब ये अकाउंट किस तरीके के अकाउंट में ट्रीट किया जा सकता है, कैश क्रेडिट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट ही रहेगा, सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट। फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इसीलिए एमसीक्यू अटेंड करना जरूरी होता है फ्रेंड्स, क्योंकि एमसीक्यू से आपको क्या होता है कि चीज़ों का आइडिया लगता है कि हाँ मेरे से कहाँ पे गलती हो रही है। ओके, तो मोर एंड मोर एमसीक्यूज आर बेटर फॉर अस, है ना। दीज प्रोडक्ट्स री इंजीनियरिंग, अब ये जो प्रोडक्ट की री इंजीनियरिंग की गई उसमें कोशिश क्या की गई कि कस्टमर का कंफर्ट लेवल और उसकी कन्वीनियंस को बढ़ाया जाए। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जितने भी बैंक हैं वो जो है ये सभी फैसिलिटीज ऑफर करते हैं, लेकिन कुछ बैंक जो है वो आपकी अगर टर्म डिपॉजिट उनके यहाँ फिक्स्ड डिपॉजिट करवाते हैं तो एक्सीडेंटल लाइफ कवर ऑफर करते हैं, लेकिन ग्रुप लाइफ कवर और हेल्थ लाइफ कवर जो है ये अवेलेबल नहीं करवाई जाती है। ये केवल डिमांड डिपॉजिट कौन से होते हैं फ्रेंड्स, आपके करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, इन पर ही ऑफर की जाती है ड्यू टू ऑपरेशनल रीजन की वजह से। तो अब जितनी हमने इतनी सारी बातें पढ़ी, तो इन शार्ट्स में कहें, देखिए जितना हमने ऊपर पढ़ा है उसका इन शार्ट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन शार्ट में अगर हम लायबिलिटी प्रोडक्ट की बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि रिटेल डिपॉजिट्स आर स्टेबल एंड कॉन्स्टिट्यूट कोर डिपॉजिट। ठीक है, तो रिटेल डिपॉजिट जो होते हैं ये स्थायी होते हैं और कोर डिपॉजिट का पार्ट होते हैं, मुख्य डिपॉजिट का पार्ट होते हैं बैंकों में। उसके बाद में दे आर इंटरेस्ट इनसेंसिटिव, ये इंटरेस्ट इनसेंसिटिव होते हैं और बार्गेनिंग बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि सेविंग अकाउंट में किसी के 100 रुपये पड़े, किसी के 1000, किसी के 10,000, किसी के 15,000, तो कोई आपसे ये नहीं कहना आएगा कि अभी नॉर्मली 4% चल रहा है तो आप हमको 5% या 6% ऑफर कर दीजिए। तो इसलिए इंटरेस्ट इनसेंसिटिव होते हैं। दे कॉन्स्टिट्यूट लो कास्ट फंड फॉर द बैंक, बैंकों के लिए सस्ते में मिलने वाला फंड होता है भाई। जो सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट का पैसा होता है, करंट अकाउंट में तो कुछ इंटरेस्ट ही नहीं देना है, तो ये लो कास्ट फंड होते हैं बैंकों के लिए। इफेक्टिव कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट विद रिटेल कस्टमर बिल्ड्स ए स्ट्रांग कस्टमर बेस। अब अगर हम अपने रिटेल कस्टमर के साथ में इफेक्टिव कस्टमर रिलेशनशिप बनाते हैं तो हमारा जो कस्टमर बेस है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। तो ये हो गया आपका रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में शॉर्ट में हमने समझा कि रिटेल डिपॉजिट जो होते हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे ये स्टेबल होते हैं और कोर डिपॉजिट बनाते हैं, मुख्य डिपॉजिट का पार्ट होते हैं। ये इंटरेस्ट इनसेंसिटिव होते हैं, ध्यान रखेंगे। जो डिपॉजिट होता है रिटेल डिपॉजिट, ये आपका इंटरेस्ट इनसेंसिटिव होता है, इसमें बार्गेनिंग नहीं होती है। एडिशनल के लिए कोई बार्गेनिंग करने नहीं आएगा कि मैंने आपके अकाउंट में 15,000 रुपये रखे हैं सेविंग अकाउंट में, मुझे जो है ज़्यादा इंटरेस्ट दीजिए, इसका कोई ऑफर नहीं करता। हाँ, अगर कोई 2 करोड़ जमा करेगा देन ही विल जो है आस्क कि मतलब मुझे चाहिए, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चाहिए होगा। दे कंस्टिट्यूट लो कास्ट फंड होते हैं, मतलब इसमें इसको अरेंज करने में बैंकों को ज़्यादा पैसा नहीं देना पड़ता है। सेविंग अकाउंट पर 3.5% चल रहा है, करंट अकाउंट पर 0% रहता है, तो बैंकों को ईजिली मिलने वाला लोन होता है, इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ता है। और अगर हम जो है रिटेल जो कस्टमर रिलेशनशिप है उसको अच्छे से अगर मैनेज कर पाएँ, तो जो रिटेल कस्टमर है वो हमारा रिटेल बैंक मतलब हमारा जो कस्टमर बेस है उसको मजबूत किया जा सकता है। हम अपने रिटेल बैंकिंग के कस्टमर का स्ट्रॉन्ग बेस कैसे बना सकते हैं, अच्छे से कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करके, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है फ्रेंड, तो इसी के साथ में हमारा ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि लेक्चर जो है आपका 20 से 25 मिनट का हो, लेकिन फिर भी डिस्पाइट ऑल एफर्ट ये लंबा ही हो जाता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।